अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो बहुत अजीबो-गरीब, ख़तरनाक बल्कि भयानक केस था। ये हमा-शुमा के बस की बात नहीं थी। बड़े से बड़ा वकील इसमें हाथ डालते हुए घबरा रहा था, क्योंकि केस के पस मंज़र से यही दिखाई देता था कि इसमें कामयाबी के इम्कानात सिफर से ज़्यादा नहीं। मिसेस सुफियान कई वकीलों का दरवाज़ा खटखटाने के बाद मेरे पास आई थी। वो एक बेवा औरत थी। कई साल पहले इसके शौहर का इंतकाल हो गया था। पहली नज़र में देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो एक साहिब सरवत खातून थी। मैंने हस्ब दस्तूर पेशावराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और अपनी मेज़ की जानिब बिछी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तशरीफ़ रखें। शुक्रिया कहते हुए उसने तशरीफ़ रख दी। मिसेस सुफियान का असल नाम अतिया बेगम था। उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। वो बहुत ही रख रखाव वाली खातून नज़र आती थी, खुश शक्ल और जिस्म माइल पर फर्क भी। उसने कीमती ज्वेलरी के साथ उम्दा किस्म की सारी ज़ेबतन कर रखी थी। जी फरमाइए, मैंने उसकी तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उसने मेरी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, आप कितने बहादुर वकील हैं। बहादुर क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे उसके अंदाज से यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी खतरनाक दरिंदे की शिकार पर भेजने का मुझे इरादा रखती हो। और मेरे सवाल के जवाब में उसने वजाहत की, मतलब ये कि आप सीधे साधे केस लेना पसंद करते हैं, ये पेचीदा नौइयत के केसेस में आपको ज़्यादा दिलचस्पी महसूस होती है। मुझे पेचीदा और उलझन ज़दा मुकदमात को डील करके ज़्यादा खुशी होती है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। गुड। उसने इत्मीनान भरी सांस खारिज की और बोली, इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गई हूं। इसके बाद अतिया बेगम ने मुझे बिल तफसील बताया कि वो मुझसे पहले कितने वकीलों के दफातर के चक्कर लगा चुकी थी और किसी भी जगह उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला था। सब ने यही कहा था कि इस केस में कामयाबी के इम्कानात न होने के बराबर हैं। बहरहाल वो कोशिश करेंगे। अतिया बेगम यकीनन यही चाहती थी कि जो भी वकील इसके केस में हाथ डाले वो कोशिश करे, मगर इसे कामयाबी का 100% यकीन भी दिलाए। ऐसा चूँकि अभी तक नहीं हुआ था, जब भी वो बेहद मायूस और परेशान नज़र आ रही थी। मेरे हौसला अफजा अल्फाज ने उसके चेहरे पर इत्मीनान की किरण चमका दी थी। मैंने खकार कर गला साफ किया और कहा, लगता है आपका केस बहुत ही गुंजलक और चक्करदार है। आपका नहीं। मैंने उलझकर सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, फिर किसका केस है। मेरे छोटे भाई रेहान का। मैंने कागज़ कलम संभालते हुए कहा, आपके भाई को क्या हुआ। रेहान बैठे बिठाए एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, उसने एक अफसरदा सांस खारिज करते हुए बताया, और इस वक्त वो अदालती रिमांड पर पुलिस कस्टडी में है। उसने कौन सा संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। यही तो बात है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। वो कतरे बेजारी से बोली, रेहान 100% बेगुनाह है। मेरे पूछने का मकसद ये था कि पुलिस ने इसे किस इल्ज़ाम के तहत अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया है। इस पर मुजरिमाना हमले का इल्ज़ाम आयद किया गया है। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, ओह। मैंने चौंके हुए अंदाज में कहा, फिर पूछा, इस पर किसको बेआबरू करने का इल्ज़ाम है। शाहिदा को, सलमा की बेटी। और ये सलमा कौन है। मैंने इस्तफसार किया। सलमा रेहान की बीवी है, मिसेस सुफियान ने बताया। क्या मतलब। मुझे एक झटका सा लगा। क्या रेहान ने अपनी बेटी को। नहीं। उसने बड़ी कतईयत से किता कलामी की। फिर मैं सवालिया नज़र से उसे देखने लगा। शाहिदा सलमा की सगी और रेहान की सौतेली बेटी है, उसने मादिल अंदाज में वजाहत करते हुए कहा। 4 साल पहले रेहान की बीवी आलिया का इंतकाल हो गया था। आलिया से रेहान की कोई औलाद नहीं थी। 1 साल तक उसने तने तनहा ज़िंदगी गुजारी, फिर सलमा से उसके मरासिम हो गए। सलमा ने बहुत कम वक्त में रेहान को अपना गिरविदा बना लिया और इन मरासिम के 2 माह बाद ही इनकी शादी हो गई। शाहिदा सलमा के पहले शौहर कादिर की बेटी है। सलमा के बकौल कादिर एक औबाश और शराबी शख्स था, ज़रा सी बात पर इसे धुनक कर रख देता था, लिहाजा इसने कादिर से छुटकारा हासिल कर लिया। वो सांस संभाल करने के लिए रुकी, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोली, सलमा 47-48 से कम की नहीं, लेकिन बिलाशुबा
वो एक पुरकशिश और हसीन औरत है। रेहान इसकी खूबसूरती पर मर मिटा था और सलमा की दोपहरी कहानी ने इसका दिल कुछ ज़्यादा ही मोम कर दिया। नतीजा ये निकला कि 3 साल पहले रेहान ने सलमा से शादी कर ली और शाहिदा को एक बेटी की हैसियत से अपने साथ रख लिया। लेकिन फिर ये वाक़या, मैंने उलझन ज़दा नज़र से अतिया बेगम की जानिब देखा। मैं हल्फिया कहती हूँ कि रेहान का इस वाक़े से दूर का भी वास्ता नहीं है। बड़े एतमाद से वो बोली, वो सरासर बेकसूर है, इसे बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इस केस में फंसाने की कोशिश की गई। रेहान के खिलाफ ऐसी साजिश कौन कर सकता है? मैं पूछे बिना न रह सका। सलमा, उसने बड़े धड़ल्ले से जवाब दिया। लेकिन सलमा ऐसा क्यों करेगी? मैंने पूछा। शाहिदा तो उसकी अपनी बेटी है ना? हाँ, शाहिदा सलमा की सगी बेटी तो है, वो जुज़बुज़ होते हुए बोली। फिर ये कि वो ठहर ठहर कर बताने लगी। सलमा से शादी के कुछ ही अरसे के बाद रेहान पर यह इंकिशाफ हुआ कि उसने ज़िंदगी की भयानक गलती की है। सलमा किरदार की कोई अच्छी औरत नहीं थी और वह गैर महसूस अंदाज में शाहिदा को भी अपनी राह पर डाल चुकी थी। रेहान से शादी का मकसद एक मुस्तहकम और महफूज आड़ हासिल करना था। रेहान की माली पोजीशन भी मजबूत थी और उसे माशरे में एक बाइज़्ज़त मकाम भी हासिल था। जब सलमा की खुफिया सलाहियतें पूरी तरह रेहान पर खुली तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। इस दौरान में उसकी सलमा से शादी को लगभग 2.5 साल गुजर गए और वो पूरी तरह उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी थी। उसने अपने बाज़ तजर्बेकाराना गुर की मदद से रेहान को ये बावर करा दिया था कि आलिया में कोई कमी थी और ना ही सलमा में कोई खराबी है। अगर रेहान अभी तक बाप नहीं बन सका तो इसमें सरासर खुद उसकी नालायकी का दखल है। इस मनगढ़ंत इंकिशाफ के बाद रेहान नफ्सियाती तौर पर सलमा के दबाव में आ गया था। वो हलिया से फिट था और फिट है, मगर सलमा ने अपनी चालबाजी से रेहान के जहन में एक मखसूस सोच भर दी थी ताकि वो इससे दबा रहे और इसे अपने मज़मूम मकासद में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वो सांस लेने के लिए रुकी तो मैंने पूछा, आपकी बातों से जाहिर होता है कि सलमा को अपने मकासद में कामयाबी हासिल हो गई थी। लेकिन फिर ये वाक़या क्या मायने रखता है? आपका अंदाज़ा किसी हद तक दुरुस्त है बेग साहब, वो ठोस अंदाज में बोली। जब तक सूरत हाल रेहान पर आशिकारा नहीं हुई थी, सलमा और शाहिद का खेल बड़ी कामयाबी से चल रहा था। लेकिन जब रेहान इस मकरू सरगर्मी से पूरी तरह वाकिफ़ हो गया तो फिर घर में एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। पहले तो सलमा ने आएँ बाएँ शाएँ करके बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब रेहान ने इसे अपनी ज़िंदगी से और घर से निकाल बाहर करने की ख़तरनाक धमकी दी तो सलमा ने माफ़ी तलाफ़ी करके एक मौका हासिल कर लिया। इसने रेहान से वादा किया था कि वो अब कभी उसे शिकायत का मौका नहीं देगी। क्या सलमा ने अपना वादा निभाया था? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। अगर निभाया होता तो फिर ये नौबत ही क्यों आती? क्या मतलब? मैंने सवाल किया। इस बदमज़गी के बाद चंद दिन अमन सुकून से गुजर गए। वो एक मुज़महल सी सांस खारिज करते हुए बोली। फिर ये वाक़या पेश आ गया। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में होंठ सुकेड़े। मैं समझती हूँ वो चंद रोज़ अमन सुकून किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा थे। वो सोच में डूबी हुई आवाज़ में बोली। ये सलमा की एक गहरी चाल थी। वो अच्छी तरह जान गई थी कि रेहान इसका मकसद पूरा नहीं होने देगा। वो रेहान जैसी असामी को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और रेहान की मुखालफत या मुदाखलत भी उसे गवारा नहीं थी। उसने बहुत सोच समझ कर एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया और शाहिदा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करने पर आमादा कर लिया। इन दोनों की मिली भगत से वो ड्रामा रचाया गया है जिसके नतीजे में मेरा छोटा भाई रेहान इस वक्त थाने के हवालात में बंद है। वो थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली। सलमा को यकीन है कि इसकी साजिश के नतीजे में रेहान एक लंबे अरसे के लिए जेल चला जाएगा। वो चूँकि इसकी मनकूहा है, लिहाजा रेहान के जेल चला जाने के बाद उसकी तमाम जायदाद, माल और कारोबार पर सलमा का कब्ज़ा हो जाएगा और वो बड़े ठाठ के साथ अपना कारोबार अय्याशी जारी रख सकेगी। लेकिन उसने लम्हे भर को थम कर नफ़रत भरे अंदाज में दांत कचकचाए, फिर सनसनाते हुए लहजे में बोली, लेकिन मैं इस नामुराद का मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं पैसा पानी की तरह बहाऊंगी। न सिर्फ रेहान को इस केस से बाइज़्ज़त बरी कराऊंगी, बल्कि इस बदकिरदार औरत को भी रेहान की ज़िंदगी से नोच कर किसी गलाज़त भरे गड्ढे में फेंक दूंगी। मुझे सिर्फ एक अच्छे वकील की तलाश थी
और वो मैंने ढूंढ लिया है। सब अतिया बेगम के एक एक लफ्ज़ से नफरत की चिंगारियां फूट रही थीं। जो कुछ पेश आ चुका था इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर उसका रवैया गलत नहीं था। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैंने पूछा, मिसेस सुफियान ये कब का वाक़या है? 30 अप्रैल की रात का, उसने जवाब दिया। आज मई की 4 तारीख थी। मैंने सफ़िया बेगम से कहा, इसका मतलब है कि रेहान को पुलिस कस्टडी में अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद मैंने इजाफा करते हुए पूछा, रिमांड की मुद्दत कब पूरी हो रही है? अदालत ने पुलिस को 7 मई तक का रिमांड दे रखा है, अतिया बेगम ने बताया। इसका मतलब है पुलिस 8 मई को चालान अदालत में पेश करेगी, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर मिसेस सफिया से इस्तफसार किया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वक़ुआ की रात हालात किस अंदाज में पेश आए थे? ये एक इंतहाई नाजुक सवाल था, लेकिन हालात और केस की नोयत इस सवाल का तकाजा करती थी। उसने एक लम्हे गोमगू की कैफियत में मेरे चेहरे का जायज़ा लिया, फिर जुज़बुज़ होते हुए बोली, मैं जितना जानती थी वो आपको बता चुकी हूँ। अगर आप मज़ीद तफसील जानना चाहते हैं तो थाने जाकर रेहान से एक मुलाकात कर लें। वो तो मैं करूँगा ही, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। आपका भाई कौन से थाने की हवालात में बंद है? उसने मुझे मुतालिका थाने का नाम बता दिया और फिर सवाल किया, बेग साहब आप फ़ीस एडवांस में लेंगे या? उसने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने जल्दी से कहा, फ़ीस तो मैं एडवांस ही में लेता हूँ खातून, यही मेरा उसूल है। अपनी फ़ीस बता दें। वो अपने हैंडबैग की ज़िप खोलते हुए बोली, ताकि मुझे इत्मीनान हो कि आपने रेहान का केस अपने हाथ में ले लिया है। मैंने इसे अपनी फ़ीस से आगाह किया। उसने मेरी फ़ीस के बराबर बड़ी मालियत के करारे नोट गिनकर मेरी जानिब बढ़ा दिए। मैंने इस रकम को गिने बगैर अपनी मेज़ की दराज में रख लिया। वह हैरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, आपने पैसे गिने नहीं? गिन लिए हैं, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। मिसेस सुफियान, मैंने इसकी उलझन दूर करने के लिए ज़ेरे लब कहा, आप मुतमईन रहें, मैंने रकम गिन ली है। आपकी उंगलियों के साथ ही मेरी निगाह भी मसरूफ़ हो गई थी। ये काम हम दोनों ने एक साथ किया है। ओह, वो बेसाख्ता बोली, आप तो बड़े काइयाँ वकील हैं। पता नहीं अतिया बेगम ने मेरी तारीफ़ की थी या मुझ पर तनकीद। मैंने इसके बेलाग तबसरे को नज़रअंदाज करते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये तो हो गई मेरी फ़ीस, इसके अलावा दीगर अदालती मुख्तलिफ नौइयत के अखराजात भी होंगे। इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं बेग साहब, वो तसल्ली भरे अंदाज में बोली। मैं रेहान की बाइज़्ज़त बर्रियत के लिए किसी भी मरहले पर बचत या कंजूसी का मुज़ाहरा नहीं करूँगी। वेरी गुड, मैंने सताइशी नज़र से इसकी तरफ देखा और कहा, आइंदा पेशी पर एक मसला मुलजिम की ज़मानत का होगा। वो भवें सुकेड़ कर मुझे देखते हुए बोली, ज़रा वजाहत करेंगे? आइंदा पेशी पर जब पुलिस मुलजिम के साथ इस केस का चालान अदालत में पेश करेगी तो मैं अपना वकालतनामा और मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत दायर करूँगा, मैंने सफ़िया बेगम की ख्वाहिश के मुताबिक वजाहत करते हुए बताया। इस मौके पर आपको शख्सी ज़मानत या ज़ाती मचलके के लिए बंदोबस्त करना होगा। फिर मैंने इसे दोनों नौइयत की ज़मानत की तफसील से आगाह कर दिया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर गहरी संजीदगी से बोली, मैं पूरी कोशिश करूँगी शख्सी ज़मानत का इंतज़ाम हो जाए या फिर बसूरत दीगर ज़ाती मचलके वाला मामला तो मेरे हाथ में है ही। ठीक है, मैंने गर्दन को असबाती जुम्बिश दी और कहा, मैं आज ही मुतालिका थाने जाकर आपके भाई से मुलाकात कर लेता हूँ ताकि ज़मानत के कागजात को तैयार किया जा सके। आप अपने काम को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो ठोस लहजे में बोली। मैं आपके साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इस केस को बखैर खूबी पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मुझे गाहे बगाहे आपकी अमली मदद की ज़रूरत भी पेश आएगी। मैं आपके तवस्सुस से मुख्तलिफ नौइयत की मालूमात हासिल करूँगा। मुझे आपकी मदद करके बेइंतहा खुशी होगी, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, क्योंकि ये ताउन मेरे भाई की रिहाई का ज़ामिन बन जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मैंने तायीदी अंदाज में कहा। उसने पूछा, बेग साहब मैं दोबारा आपके पास कब आऊँ? अब हमारी मुलाकात अदालत ही में होगी, मैंने कहा। इस दौरान में अगर कोई ख़ास बात आपके इल्म में आए तो आप बिला झिझक मुझे फ़ोन कर सकती हैं। बात के इख्तिताम पर मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। शुक्रिया,
اس نے کارڈ میرے ہاتھ سے لے کر اس کا بغور جائزہ لیا، پھر اسے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، اب مجھے اجازت دیں۔ ضرور، لیکن ایک ضروری کام ابھی باقی ہے۔ کون سا کام؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک رسید کاٹ کر اس کی جانب بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے رسید پر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے مجھے اس کیس کی جو فیس ادا کی ہے یہ اسی ضمن میں ہے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے وضاحت کر دی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس نے کوئی تبصرہ کیے بغیر اس بات میں سر ہلایا اور رسید کو اپنے بیگ میں رکھنے کے بعد میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ میں اسی شام دفتری مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ پولیس کسٹڈی میں موجودہ عدالتی ریمانڈ پر کسی بھی ملزم سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ میں نے اپنے آزمودہ ہتھ کنڈوں کی مدد سے حوالات تک رسائی حاصل کی اور لگ بھگ آدھا گھنٹہ ملزم ریحان کے ساتھ گزار کر واپس آ گیا۔ ہماری یہ ملاقات خاصی کامیاب رہی تھی۔ میں نے وکالت نامے اور چند دیگر ضروری کاغذات پر اس کے دستخط لیے اور وقوعہ سے متعلق ڈھیروں باتیں کیں۔ ریحان کی بعض باتیں انکشاف کا درجہ رکھتی تھیں۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں اس کیس کا پس منظر پیش کرنا چاہوں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن میں شکار نہ رہے۔ واضح رہے کہ اس میں سے بہت ساری باتیں بعد میں مسز سفیان کی تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں انہیں ایک ساتھ بیان کروں گا۔ ریحان کی رہائش گرین ٹاؤن کے علاقے میں تھی۔ وہ اس افسوسناک واقعے سے پہلے سلمیٰ اور شاہدہ کے ساتھ 200 گز کے ایک صاف ستھرے بنگلے میں رہائش پذیر تھا۔ سلمیٰ اور شاہدہ تو اب بھی اسی بنگلے میں تھیں، مگر ریحان بیٹھے بٹھائے حوالات کے ٹھنڈے ٹھار فرش پر پہنچ گیا تھا۔ حوالات نامی اس بندی خانے کی ہر شے اذیت رساں تھی، چاہے وہ کوٹری کا شفاف اور سنگلاخ ٹھنڈا ٹھار فرش ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ پچھلے صفحات میں مسز سفیان کی زبانی آپ جان چکے ہیں کہ ریحان کی پہلی بیوی کا نام عالیہ تھا۔ اس کے انتقال کے 1 سال بعد ہی ریحان نے سلمیٰ سے شادی کی تھی۔ اس کی قادر نامی پہلے شوہر سے ایک جواں بیٹی شاہدہ بھی تھی۔ ریحان کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ نرسری کے فرنیچر مارکیٹ میں اس کا ایک چلتا ہوا شو روم تھا، جس سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ وہ بڑے عیش و آرام سے زندگی گزار رہا تھا۔ یہی آرام اور عیش سلمیٰ کی نگاہ کو بھا گئے تھے اور اس نے ریحان کو اکیلا پنچھی دیکھ کر اپنے حسن کے جال میں جکڑ لیا تھا۔ سلمیٰ نے ریحان کو یہی بتایا تھا کہ اس کا شوہر قادر بہت ہی خبیث النسل اور عیاش شخص تھا۔ وہ شراب میں دھت ہو کر اسے مار پیٹ کیا کرتا اور شاہدہ کو بھی غلیظ گالیاں دیتا تھا، لہٰذا سلمیٰ نے کوشش کر کے اس اوباش شخص سے اپنی جان چھڑا لی تھی۔ سلمیٰ اور شاہدہ کا پس منظر ایسا تھا کہ ریحان کو ان ماں بیٹی سے گہری ہمدردی ہو گئی۔ پھر سلمیٰ کے ناز و ادا اور پرکشش سراپے نے اسے چاروں خانے چت کر دیا۔ اس شخص کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلمیٰ ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر پہنچ گئی۔ شاہدہ کے سر پر بھی اس نے شفقت کا ہاتھ رکھا اور ریحان کا سونا گھر ایک مرتبہ پھر آباد ہو گیا۔ شادی کے بعد تو کچھ عرصے امن و سکون سے گزر گیا، پھر محلے والوں کی دبی دبی معنی خیز سرگوشیوں میں اضافہ ہونے لگا اور اس کی سماعت تک بھی رسائی حاصل کرنے لگیں، اور یہ سرگوشیاں بڑی عذابناک تھیں، جن میں اس کی فیملی خصوصاً اس کی بیوی کے کردار کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ پہلے تو اس نے ان لوگوں کی باتوں کو بکواس سمجھ کر ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن جب یہ سلسلہ رکنے ہی میں نہ آیا تو وہ اس جانب توجہ دینے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے۔ ایک رات سلمیٰ کو لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے نپے تلے الفاظ میں تمہید باندھی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھو سلمیٰ، میں تم پر اندھا اعتماد کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی سنا ہے اس پر مجھے رتی برابر بھی یقین نہیں۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں کس بارے میں کیا کہوں؟ وہ بالکل انجان بن گئی۔ مجھے کیا پتا آپ نے کس سے کیا سن لیا ہے؟ سلمیٰ کے اس رویے پر ریحان نے نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے بتایا کہ باہر لوگ سلمیٰ اور شاہدہ کے حوالے سے کس قسم کی چیمگوئیاں کر رہے ہیں۔ سلمیٰ نے بدمزہ ہو کر ریحان کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر بھڑک اٹھی۔ پتہ نہیں تم کیسے کیسے کنڈوں کی باتیں سنتے رہتے ہو۔ وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے آپ سے تم پر اتر آئی تھی۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں بکتے رہتے ہیں، کیا ضروری ہے ان کے کہنے کو سنجیدگی سے لیا جائے؟ کسی ایک شخص کی بات ہو تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، ریحان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
कम से कम 8-10 अफराद ने मुझे इस हवाले से कुछ ना कुछ बताया है। मैं किस किस की ज़बान पकड़ूं? तुम्हें किसी की ज़बान पकड़ने की ज़रूरत नहीं, सलमा हाथ नचाकर बोली। फिर? रेहान ने उलझनज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा। तुम सुबह जब घर से निकलते हो तो मेन गेट को बाहर से ताला लगा जाया करो। क्या मतलब है तुम्हारा? रेहान की उलझन में झुंझुराहट भी शामिल हो गई। मतलब साफ और सीधा है, सलमा ने खफकी आमेज लहजे में कहा। तुम्हारी नज़र में महल्ले वाले सच्चे और खरे हैं, हम माँ बेटी झूठी और बदकिरदार हैं। लिहाजा लोगों का मुंह बंद करने की बजाय तुम हमें घर के अंदर बंद करके जाया करो। मैंने एक बार भी तुम दोनों के किरदार पर उंगली नहीं उठाई सलमा, रेहान ने बात को बनाने की कोशिश में कदरे नरमी से कहा। इंसान एक माशरती जानवर है, वो जहाँ भी बूदो बाश इख्तियार करता है, इसे अपने माहौल और इर्द गिर्द रहने वाले दूसरे जानवरों और जानदारों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। अगर ये इतनी सी बात है तो ठीक है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। तुम हमें जहन्नम में डालो और महल्ले वालों का खास ख्याल रखो। मेरा ये मतलब नहीं था सलमा, वो जल्दी से बोला। तुम खामख़ाम बात को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? वाह वाह सुबहान अल्लाह, सलमा ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। और तुम तो इस्लाही वाइज कर रहे हो ना? इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहिए, रेहान ने खुशीले अंदाज में कहा। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, वो डिटाई से बोली। तुम खुद ही पता नहीं क्या अनशन कहे जा रहे हो सलमा, वो संजीदगी से बोला। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, वो बिगड़े हुए तेवरों के साथ बोली। मुझे क्या समझाना चाहते हो? इस महल्ले में और भी दर्जनों घर और इन घरों में सैकड़ों बल्कि हजारों अफराद आबाद हैं। रेहान ने ठहरे हुए लहजे में अपना नुक्ता नज़र सलमा की समझ में उंडेलने की कोशिश की। ऐसे बातें किसी और के बारे में गर्दिश क्यों नहीं कर रही? ठीक है, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि जो बातें गर्दिश में हों उन्हें अफवाह किया जाता है, सलमा ने फलसफियाना अंदाज में कहा। अब ये तुम पर मुनहसर है कि अफवाहों पर कान धरते हो या हमारे किरदार पर भरोसा करते हो। अल्लाह करे लोगों को कहा और देखा सब गलत हो, वो मुस्बित तर्ज फिक्र का मुजाहरा करते हुए बोला। बस तुम दोनों का मेरा मशवरा है कि ज़रा एहतियात से काम लो ताकि लोगों को खामखा बातें बनाने का मौका ना मिले। इंसान की इज्जत खुद उसके अपने हाथ में होती है। रेहान के इन मसलहत आमेज़ अल्फाज के बाद सलमा ने भी किसी बहस व तकरार की ज़रूरत महसूस नहीं की और बात आई गई हो गई। लेकिन रेहान ने दिल में ठान ली थी कि वो मौका निकालकर इनकी खुफिया निगरानी करेगा और इस ऊँट को किसी न किसी करवट बिठाकर दम लेगा। अगर ये मामला आम महल्लेदारों तक महदूद होता तो शायद रेहान इन तर्क और संगीन इत्तलात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल बाहर कर चुका होता, मगर इसे खबरदार करने वालों में दो ऐसे अफराद भी शामिल थे जो निहायती संजीदा और मोतबर शुमार होते थे। इन्हें कभी लग़्व और फजूल नौयत की सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं देखा गया था। वो दोनों हजरात रेहान के सच्चे खैरख्वाह थे और उन्होंने ये सब कुछ रेहान की भलाई और हमदर्दी में से बताया था। इन मोतबर शख्सियात में एक तो करीम साहब थे जो रेहान की गली ही में रहते थे और दूसरे थे गफूर चाचा। गफूर चाचा की रिहाइश तो शाह फैसल कॉलोनी में थी, मगर ग्रीन टाउन में रेहान के घर के करीब ही पान और सिगरेट वगैरह का एक केबिन चलाते थे। महल्लेदार गफूर चाचा को एहतराम और इज्जत की निगाह से देखते थे। आइंदा एक माह की खुफिया कोशिशों ने रेहान की अकल के कई दर वाह कर दिए। उसने सलमा और शाहिदा की मशकूक सरगर्मियों के बारे में जो कुछ सुन रखा था, इसके चंद अमली सबूत भी देखने को मिले। इस मिशन में सफदर नामी एक नया किरदार भी सामने आया था। सलमा और शाहिदा का सफदर से वाज़ेह कनेक्शन था। रेहान की तहकीक के मुताबिक सफदर एक औबाश और बदकिरदार शख्स था। इसकी शोहरत बहुत बुरी थी। इस सूरत हाल ने गोया रेहान के दिमाग का फ्यूज़ उड़ा दिया। इस रात उसने घर में एक तूफान बर्पा कर दिया। रेहान के इस्तफसार से शुरू होने वाला किस्सा हर गुजरते लम्हे के साथ आतिशी होता गया। तू मैं में बहुत जल्द तल्ख कलामी में तब्दील हो गई। फिर बाकायदा लफ्जी जंग का आगाज़ हो गया। रेहान ने तपते हुए लहजे में पूछा, ये सफदर कौन है? मैं किसी सफदर को नहीं जानती, सलमा ने बेपरवाही से जवाब दिया। रेहान ने शाहिदा की तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम तो जानती हो ना मैं किस सफदर की बात कर रहा हूँ? जवाब देने से पहले शाहिदा ने कनखियों से अपनी माँ सलमा की तरफ देखा, फिर बड़ी ढिठाई से नफ़ी में गर्दन हिला दी।
रेहान को ये समझने में देर न लगी कि माँ बेटी ने आपस में बड़ा मजबूत गठजोड़ कर रखा है। वो थोड़े सख्त लहजे में शाहिदा से मुखातिब हुआ। शाहिदा, इधर मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम वाकई किसी सफदर को नहीं जानती हो? शाहिदा के कोई जवाब देने से पहले ही सलमा बोल उठी। हमें क्या पता तुम किस सफदर की बात कर रहे हो? खामखा बच्ची को भी परेशान कर दिया है। शाहिदा, वो अपनी बेटी की तरफ देखते हुए बोली। तुम जाओ दूसरे कमरे में। शाहिदा फौरन से पेशतर वहां से खिसक लेने के लिए चल पड़ी। रेहान ने कड़कदार आवाज में कहा, रुको। शाहिदा के मुतहरिक कदम रुक गए। रेहान ने कहा, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि कौन गलत है और कौन सही, मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। जो पूछना है मुझसे पूछो रेहान, सलमा ने बरहमी से कहा। बच्ची को हिरासा नहीं करो। जब उसने कह दिया कि किसी सफदर को नहीं जानती तो इसे जाने तो यहाँ से। नहीं जा सकती ये यहाँ से, रेहान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सलमा ने हाथ नचाकर फैसलाकुन लहजे में कहा। शाहिदा, बैठ जाओ तुम इधर। इसने एक सोफे की तरफ इशारा किया, फिर रेहान की जानिब देखते हुए बोली, हाँ अब बताओ, तुम किस सफदर की बात कर रहे हो? मैं इस सफदर का जिक्र कर रहा हूँ जो एक आवारा और ओबाज शख्स है, रेहान ने उसीले लहजे में कहा। इलाके में इसकी शोहरत अच्छी नहीं है। वो एक बदकिरदार और जुर्म पेशा आदमी है। मुझे पता चला है कि वो औरतों की दलाली भी करता है। मैं तो सिर्फ एक ही ओबाश और बदमाश शख्स को जानती थी। वो गहरी संजीदगी से बोली। मैं शाहिदा के बाप कादिर की बात कर रही हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से इस कमीने से जान छुड़ाई थी। कादिर से तो तुमने जान छुड़ा ली थी, रेहान ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, लेकिन अब तुम माँ बेटी ने इस मरदूद सफदर के साथ जान फंसा ली है। यह खबीस, बदमाश और बदकिरदार आदमी ही कादिर का बाप है। कह दिया तो कह दिया, बस, सलमा हतमी लहजे में बोली। किसी भी सफदर से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। फिर तुम दोनों महमूदाबाद क्या लेने जाती हो? रेहान ने तीखे अंदाज में इस्तफसार किया। महमूदाबाद? सलमा ने उलझनज़दा अंदाज में पूछा। हाँ हाँ, महमूदाबाद। मैं तो मंजूर कॉलोनी कभी कभार चली जाती हूँ, वो आंखें झपकाते हुए बोली। तुम जानते हो मंजूर कॉलोनी में मेरी बहन फरीदा रहती है। अब अगर उसने बड़े ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर अपना जुमला मुकम्मल करते हुए बोली। महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी के रास्ते में पड़ता है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? गाड़ी महमूदाबाद के अंदर से गुजर कर ही मंजूर कॉलोनी पहुंचती है ना। तुम मुझे महमूदाबाद और मंजूर कॉलोनी के बस रूट समझाने की कोशिश ना करो सलमा, रेहान ने चिड़चिड़े अंदाज में कहा। सीधे और साफ वाज़ेह अल्फाज में मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल? सलमा ने हैरत भरी नज़र से रेहान की तरफ देखा। रेहान इसकी ढिठाई पर खून के घूंट पीकर रह गया। ताहम जब्त के बंधन को मजबूती से थामे थामे उसने सवाल को दोहराया। मैंने ये पूछा था कि तुम दोनों महमूदाबाद सफदर के पास क्या लेने जाती हो? अच्छा, तो ये सफदर महमूदाबाद में रहता है? सलमा ने हैरत से आंखें फैलाईं। हाँ, रेहान ने मुख्तसर जवाब पर इक्तफा किया। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम्हारी मर्जी, सलमा ने बेपरवाही से कहा। मैंने जो कहना था वो कह दिया। मैं किसी सफदर को जानती हूँ और ना ही कभी ऐसे शख्स से मिलने महमूदाबाद गई हूँ। मैं खाली खुली बात नहीं कर रहा सलमा, रेहान ने फुनकार से मुशाबा आवाज़ में कहा। मैं जो भी कह रहा हूँ उसके सबूत हैं मेरे पास। सबूत हैं तो सामने लाओ, सलमा तड़क कर बोली। सबसे बड़ा सबूत तो मैं हूँ। तुम? हाँ मैं, रेहान ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। क्या तुमने अपनी आंखों से हमें महमूदाबाद किसी सफदर के पास जाते देखा है? सलमा ने ढिठाई की आखिरी मंजिल को छूते हुए सवाल किया। बस ऐसा ही समझ लो, रेहान ने मुस्तकम लहजे में कहा। फिर तो मैं तुम्हें यह मशवरा दूंगी कि, सलमा ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, किसी अच्छे और तजर्बेकार आंखों के डॉक्टर से अपनी नज़र टेस्ट कराओ। सलमा के इन जहरीले अल्फाज के बाद रेहान का दिमाग घूम गया था। इसके बाद इनमें बड़ी घमसान की जंग हुई। दोनों तरफ से तल्ख और तुर्श जुमलों का तबादला होने लगा। हर कोई दूसरे को चित और झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था। इस फसाद का अंजाम रेहान के इन मसलहत कोश अल्फाज पर हुआ। बस, मैं तुम लोगों को सुधरने और संभलने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर अब भी तुम्हें अकल आई तो मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस रह जाएंगे। लम्हे भर को रुका, गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। नंबर 1, मैं घर से निकलते वक्त तुम दोनों को अंदर बंद करके बाहर से गेट पर ताला डाल कर जाऊं।
नंबर 2, मैं तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी और अपने घर से रुखसत कर दूं। मगर इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के सिवा अगर कोई चारा ना रहा तो पता है मैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा। शाहिदा और सलमा ने बैक मुतज़ब्ज़ब नज़रों से रेहान की तरफ देखा। ताहम इनमें से किसी ने पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। रेहान ने फैसला कुन और ठोस लहजे में कहा, सेकंड ऑप्शन। वो दोनों बेयकीनी से उसका चेहरा तकने लगीं। इसके चंद रोज बाद ही वो अफसोसनाक वाकया पेश आ गया था जिसके नतीजे में रेहान अदालती रिमांड पर पुलिस कस्टडी में था और मैं इसका केस लड़ने की तैयारी में मसरूफ़ था।